हेलो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, 1 मार्क के क्वेश्चंस के बारे में। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की 1 मार्क के या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो लगातार बार बार कौन से टॉपिक से आ रहे हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है 2021 के लिए और मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम्स के लिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों। केमिस्ट्री के अंदर एक खासियत ये है कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होकर आता है, 1 1 मार्क के 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर 1 नंबर के क्वेश्चंस की अपने आप में इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप कहीं पर 1 नंबर के क्वेश्चंस की पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब पूरा का पूरा चैप्टर वहीं से आने की संभावना रहती है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है, खासकर केमिस्ट्री के केस में। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, दीज आर द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इनको अगर आप करेंगे तो इस बार भी उम्मीद यही है कि इस बार भी आपके एग्जाम में इन्हीं में से कुछ मिलेगा। तो जैसे कि बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार, वो पूछा जा रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछते हैं आपसे। कोऑर्डिनेशन नंबर वैसे होता क्या है बच्चों? इट इज़ द नंबर ऑफ लीजेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल लाइन। बच्चों कोई भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है, इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के बाहर मान लो जैसे ये K4 है, ये हमारा ब्रैकेट के स्टार्ट करी Fe से, उसके बाद मान लो ये हमारा CN6 है। मैं आपको बताऊं, ये जो ब्रैकेट होती है इस ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या क्या है। इस ब्रैकेट को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, इस ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके बाद बच्चों ब्रैकेट से जो बाहर होता है, ये ब्रैकेट से बाहर है जो, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। ब्रैकेट से बाहर जो भी होगा उसे काउंटर आयन बोलेंगे। ब्रैकेट की स्टार्टिंग में जो पहला होता है, स्टार्टिंग वाला पहला एलिमेंट जो होता है उसको बोलते हैं CMI, मतलब सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं। और उसके बाद जितने भी हमारे सेंट्रल मेटल आयन के बाद जितने भी हमारी स्पीशीज होंगी उन सबको हम लीजेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीजेंड्स बोलते हैं। तो दोबारा बताता हूँ बच्चों मैं आपको, ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा वो हमारा काउंटर आयन होगा। ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग के अंदर हमारा सबसे पहला होता है सेंट्रल मेटल आयन, और उसके बाद हमारे जितनी भी स्पीसीज होंगी सबकी सब क्या होंगी? लीजेंड्स होंगी। और ब्रैकेट को कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं बच्चों। तो ये आपको पता लग गया होगा। तो ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों? ब्रैकेट के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन होता है सबसे आगे वाला, उसके साथ जितने भी लीजेंड्स अटैच हैं उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे इस ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल आयन कौन सा सबसे आगे वाला होता है? निकल। इसके साथ कितने लीजेंड्स अटैच हैं? 4, CN4 है। तो मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। इस तरीके से हम करते हैं। जितने भी हमारे सेंट्रल मेटल आयन के साथ लीजेंड अटैच हैं, जैसे मान लो मैं बताऊं आपको Fe F6 3 नेगेटिव। अब आपको पता है सेंट्रल मेटल आयन आगे वाला होता है, ये आगे वाला तो हो गया हमारा सेंट्रल मेटल आयन हो गया। उसके बाद पीछे वाले जितने भी हैं वो सबके सब क्या होंगे? उसके लीजेंड्स। तो इसके साथ जितने लीजेंड्स अटैच हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। आपको दिख रहा है 6 लीजेंड अटैच है, 6 फ्लोरीन अटैच है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब एग्जाम के अंदर लेकिन वो थोड़ा सा एक्सेप्शन पेश करके थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के कैसे देता है, आपको 2 चीज़ें याद रखनी होंगी बच्चों, एक तो EN और एक OX। EN जो होता है इथेन 1,2 डायमाइन, ये बाइडेंटेट लीजेंड होता है। और एक होता है हमारा OX मतलब ऑक्जेलेट आयन C2O4 2 नेगेटिव, ये भी बाइडेंटेट लीजेंड होता है। तो ये आपको हर टाइम याद होना चाहिए कि 2 हमारे बाइडेंटेट लीजेंड हैं, कौन कौन से हैं? एक तो EN इथेन 1,2 डायमाइन और एक हमारा OX मतलब ऑक्जेलेट आयन। बाइडेंटेट का मतलब ये है कि यहाँ पर इसके 2 डोनर एटम होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम एक की जगह 2 काउंट करेंगे। ये होगा अकेला लेकिन इसको 2 मानेंगे, होगा अकेला लेकिन इसको हम 2 मानेंगे। ये बाइडेंटेट लीजेंड का मतलब होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हमारा 2018 का क्वेश्चन है, COEN का ट्वाइस Cl2। अब आपको पता है आगे वाला सेंट्रल मेटल आयन है, ये CO तो होगा सेंट्रल मेटल आयन। इसके साथ हमें देखना है कि कितने लीजेंड्स अटैच हैं। अब आप देखें EN, मैंने अभी बताया EN तो बाइडेंटेट है, मतलब एक को क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। तो ये 2 हैं तो 2 दूनी 4, 4 तो ये हो गए और 2 ये, 4 और 2 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। इसको देखने से ऐसा लगता है बच्चों, अगर आप इसको देखें वैसे देखें तो लगेगा कि भाई इसके अंदर तो 2 तो EN अटैच है, 2 Cl अटैच है, तो 2 और 2 तो कितना हो गया? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर का 4 होना चाहिए, लेकिन 4 नहीं होगा। अगर 4 करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर EN आ गया। और EN मैंने आपको बताया है, बार बार बताया, EN क्या है? बाइडेंटेट लीजेंड है, मतलब एक को 2 मानेंगे, एक को 2 काउंट करेंगे। तो इसका मतलब ये 2 काउंट करेंगे और हैं भी 2 ही, तो 2 दूनी 4। तो 4 तो ये हो गए, तो 4 और 2 4 ये हो गए EN,
और 2, 4 और 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों एक ये एग्जांपल हमारा देखें, अगर आप 2017 के पेपर में आता सेट बी के अंदर, एनआई हमारा सेंट्रल मेट लाइन, एनआई हमारा सेंट्रल मेट लाइन, इसके साथ कितने लीजेंड अटैच हैं आप देखें, आपको देखने लग रहा है कि 3 अटैच है भाई, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, लेकिन 3 नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया आपको 2 लीजेंड्स याद रखने हैं, बाइडेंटेट लीजेंड, एक तो C2O4 यानी कि ऑक्जेलेट आयन यानी OX भी लिखा हो सकता है, C2O4 भी लिखा मिल सकता है आपको, और दूसरा हमारा EN भी लिखा मिल सकता है, CH2NH2 भी लिखा मिल सकता है। तो इसका मतलब जो C2O4 है बच्चों बाइडेंटेट लीजेंड है, इसका मतलब एक लीजेंड को 2 के बराबर मानेंगे, तो टोटल कितने 3, तो 2 तिया 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये हमारा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इस तरीके से बच्चों ज़्यादातर एग्जाम में कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है 1 नंबर के अंदर। उसके बाद दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आता हो शायद, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पूछ लेते हैं 1 नंबर के अंदर। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या करते हैं बच्चों, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको एक्स मान लेते हैं। तो जैसे कि मुझे निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो मैंने इसको एक्स मान लिया। उसके बाद 4, ये 4 है क्योंकि, और CO पे कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है, तो मैंने इसको कर दिया, आप देख सकते हैं x+4 इंटू 0, x+4 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 0 आ जाएगा। क्योंकि CO पर चार्ज कितना था, 0, तो इसको x माना, ये टोटल कितने हैं CO4, तो 4 इंटू में 0 तो इक्वल टू 0, तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं K4 FeCN6 दिया हुआ है मुझे, इसमें मुझे Fe के ऊपर चार्ज निकालना है, हमेशा सेंट्रल मेटल आयन पर ही चार्ज पूछता है एग्जाम में, तो Fe पर चार्ज निकालना है, तो बच्चों कैसे निकालेंगे, के पर चार्ज कितना होता है पोटाशियम पर, पोटाशियम हमारा ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है, हे ली ना की रब से फरियाद, आपको पता हो तो ग्रुप नंबर 1 में सबके पास +1 चार्ज होता है, ग्रुप नंबर 2 में सबके पास +2 चार्ज होता है, तो K इंटू 4 यानी कि +4 है, 4 है हमारे तो +4 आ जाएगा, क्योंकि एक भाई K का चार्ज 1, तो 1 इंटू 4 4 हो गया +4। Fe का निकालना, जिसको निकालना है उसको x मान लिया। CN पर कितना चार्ज होता है, CN पर -1 चार्ज होता है, तो -1 इंटू 6 इक्वल टू -6, तो ये हो गया बच्चों, अगर आप देखें दोबारा से 4 प्लस इसको x माना, CN पे -1 इंटू 6 -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया +2। इस तरीके से आपको निकालना होता है। फिर इसके अंदर जैसे अगला कंपाउंड है निकेल, निकेल के अंदर मुझे निकेल का निकालना है, सॉरी इस कंपाउंड में निकेल का निकालना है, अंडरलाइन निकेल हुआ पड़ा है, तो इस पर कैसे करेंगे हम इसको मान लिया x मान लिया, NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, तो 4 इंटू 0, और CL पर कितना चार्ज होता है, -1, तो -1 इंटू 2 -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप देख सकते हैं x+4 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने 11वीं के अंदर निकाले थे। अब आपको प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ी सी ये आ सकती है कि आपको ये ना पता हो कि CN पे कितना चार्ज होता है, NH3 पे कितना चार्ज होता है, CL पर कितना चार्ज होता है, तो बच्चों इसके लिए हर किसी बुक के अंदर, हर किसी गैस पेपर के अंदर आपको चार्जेस दिए हुए हैं, नाम भी दिए हुए हैं, लीजेंड्स का नाम क्या होगा, एक टेबल दी हुई है, आप जरूर याद करें उसको। उस टेबल के अंदर हमारा नाम भी दिया हुआ है और नाम उसके ऊपर चार्ज भी दिया हुआ है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, जिसके ऊपर चार्ज जैसे CL पे -1 लिखा है तो -1 चार्ज है। तो उस टेबल को आप विद नेम और विद चार्ज याद करेंगे तो उससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि IUPAC जब नोमेनक्लेचर करेंगे उस नोमेनक्लेचर के अंदर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही निकालना होता है, तो वो वहाँ से होगा। और दूसरा, जब ऐसे आपको 1 मार्क में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है तब भी आपको उस लीजेंड के ऊपर चार्ज पता होगा, तभी आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों फाइंड करेंगे। उसके बाद 1 मार्क के अंदर जो डेफिनेशन होती है बच्चों, डेफिनेशन जो एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है वो बता रहा हूं मैं। एक तो लीजेंड की डेफिनेशन, लीजेंड आपको पता ही है जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ नेगेटिव स्पीसीज अटैच होती है उसको लीजेंड बोलते हैं। एक चिलेशन पूछा हुआ है बहुत ज़्यादा, चिलेशन मतलब जो ऐसा लीजेंड जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाए उसको चिलेशन बोलते हैं फिनोमिनन को, और लीजेंड को बोलते हैं चिलेटिंग लीजेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने अभी आपको बताया, सेंट्रल मेटल आयन के साथ जितने लीजेंड अटैच होते हैं उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्पेयर मैंने ही बताया, जिस ब्रैकेट के अंदर लीजेंड और सेंट्रल मेटल आयन एनक्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। दूसरी डबल सॉल्ट की डेफिनेशन, एम्बीडेंटेड लीजेंड, एम्बीडेंटेड लीजेंड ऐसा लीजेंड होता है जिसकी पॉसिबिलिटी तो 2 तरफ से होती है अटैच होने की, लेकिन एक बारी में एक से अटैच होता है। जैसे हमारा CN नेगेटिव है, ये कार्बन से अटैच होगा तो साइनाइड, और अगर मैं इसको उलट दूं NC
मतलब नाइट्रोजन से अटैच होगा तो आइसोसाइनाइड। तो इसका मतलब इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है, कार्बन से भी अटैच हो सकता है, नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है। एम्बीडेंटेड लीजेंड पूछे जाने वाली डेफिनेशन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली डेफिनेशन है हमारी एम्बीडेंटेड लीजेंड, और चीलेशन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। तो ये बच्चों डेफिनेशन कर लेंगे 1 मार्क के अंदर आपके, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन भी आने हैं, उसके अंदर आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा VBT, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर के अंदर भी आ सकता है। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्वेश्चन आता ही आता है ज़्यादातर। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको ट्रिक के अंदर क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए खाली। अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता है, देखो बच्चों या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, या तो 4 के कोऑर्डिनेशन नंबर के आएंगे या 6 के कोऑर्डिनेशन नंबर के आएंगे। तो ट्रिक क्या है हमारी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मैंने बताया अभी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, लास्ट में यही बताया है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटलाइन के साथ जितने लीजेंड अटैच हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 होगा या फिर कितना होगा, या फिर हमारा 6 होगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है वो, और शेप पूछ सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होगी, sp3 होगी या फिर dsp2 होगी, दोनों में से एक होगी। sp3 क्यों होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 s और 3 p, 1 और 3 कितने हो गए 4। ऐसे अगर dsp2 देखूँ तो 1 d, 1 s, 1 और 1 2, और 2 p, p2 में 2 p, तो 1 1 2 और 2 4, फिर 4। मतलब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 है तो हमारी क्या होगा, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर हमारा या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी या फिर हमारी dsp2 होगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, और dsp2 कब होगी, dsp2 केवल 4 केसों में हो सकती है। ये हमारे 4 स्ट्रॉन्ग लीजेंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग लीजेंड, NH3, En, Cn और CO। इनको हम नेक बोलते हैं शॉर्ट डेफिनेशन में। नेक, नेक का मतलब, N का मतलब NH3, E से En, C से Cn और C से CO। नेक, नेक मतलब NH3 En Cn CO। तो अगर हमारा इन चारों में से कोई लीजेंड दिया हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, dsp2 होगी, नहीं तो sp3 होगी। अगर sp3 हमारी हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रॉन, और अगर dsp2 है तो शेप होती है स्क्वायर प्लेनर। एग्जाम्पल से बताता हूं बच्चों, जैसे आपको दिया हुआ है NiCl4 2 नेगेटिव। अब आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो सेंट्रल मेटलाइन के साथ कितने अटैच हैं लीजेंड, 4 लीजेंड नजर आते हैं। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। और मैंने अभी आपको बताया अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होगी और या dsp2 होगी। अब हमें देखना है कि sp3 है या dsp2 है। मैंने बताया कि dsp2 कौन से केस में होती है, इन चारों लीजेंड्स के केस में होगी, लेकिन इसके अंदर तो ये लीजेंड प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर Cl है। तो इसका मतलब ये इन चारों में से कोई लीजेंड प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp3 होगी, sp3। तो सिंपल हमें पता लग गया डायरेक्ट ट्रिक से कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। और sp3 होगी तो आपको शेप पूछे तो शेप पता ही है आपको क्या होती है, टेट्राहेड्रॉन शेप होती है। सिमिलरली बच्चों अगर हम करें, छः, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाए 6, मैंने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 मिलेगा या 6 मिलेगा। तो 6 वाले केस के अंदर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होगी और या फिर d2sp3 होगी। sp3d2 को आप देख सकते हैं 1sp3 मतलब 3p, 1 और 3, उसके बाद d2 मतलब 2d, तो 1 और 3 4, सॉरी 1 और 3 4 और 2 6, मतलब 6 बन गया। इसी तरह से आप देखेंगे या तो हमारी sp3d2 होती है या फिर d2sp3, d2sp3 में भी 6 आ रहा है, 2 और 1 3 और 3 6। लेकिन d2sp3 कौन से केस में आएगी, d2sp3 खाली नेक वाले केस में आएगी। नेक का मतलब यही नेक, मतलब NH3 En Cn CO। बिल्कुल आप एग्जाम्पल से समझेंगे, देखेंगे। जैसे बच्चों ये हमारा है एग्जाम्पल Fe(F6) 3 नेगेटिव। अब आप देख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि सेंट्रल मेटलाइन के साथ कितने लीजेंड अटैच है, 6 अटैच है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखते ही मुझे पता लग गया कि भाई इसके अंदर या तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी है, sp3d2 या फिर d2sp3। लेकिन d2sp3 कौन से केस में होती है, नेक वाले केस में। लेकिन जो हमारा फ्लोरीन है, लीजेंड देखना खाली हमें, लीजेंड जो सेंट्रल मेटलाइन के साथ अटैच है, लेकिन जो फ्लोरीन है वो तो नेक में नहीं आता। इसका मतलब नेक में नहीं आता तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2 होगी। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बच्चों, sp3d2 हो जाएगी। सिमिलरली अगर केस और देखें, अगर हम
एक केस और देखते हैं। तो बच्चों के फॉर एफिशिएंसीज देखें, इसके अंदर आप देखें सेटलमेंट लाइन कौन सा होता है, ब्रैकेट की स्टार्टिंग वाला सेटलमेंट लाइन होता है, उसके साथ जितने ग्रुप अटैच होते हैं वो लीजेंड्स होते हैं। तो इसके लीजेंड कितने अटैच है, 6 लीजेंड अटैच है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। और मैंने अभी आपको बताया अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हाइब्रिडेशन या तो sp3dt d2 या फिर d2sp3। लेकिन d2sp3 कौन से केस में होती है, नेक वाले केस में होती है। क्या ये नेक वाला केस तो नहीं है, हाँ ये नेक वाला केस ही है। आप देख सकते हैं इसके अंदर लीजेंड कौन सा है, इसके अंदर हमारा cn लीजेंड है, cn, और cn ही इसमें आ रहा है, नेक में आ रहा है, मतलब NH3 CnCnCO। तो नेक वाले केस के अंदर हमारी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, d2sp3 हो जाएगी, ये d2sp3 हो जाएगी। d2sp3 का मतलब क्या हो गया, d2sp3 का मतलब शेप हो गई इसकी ऑक्टाहेड्रॉन, ये हमारी इसकी हाइब्रिड इसकी शेप ऑक्टाहेड्रॉन हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं मेरी ट्रिक के माध्यम से। और अगर आपका डायरेक्ट नहीं आता, 3 नंबर में आता है, 3 नंबर में भी आता है क्वेश्चन, तो फिर आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन वे में करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है IUPAC नोमेनक्लेचर। मोस्ट जितनी बार मोस्ट बोलो उतना कम है, क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हर हाल में आएगा ही आएगा, हर साल आता है, इस बार भी आएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ इस बार भी आएगा। तो IUPAC नोमेनक्लेचर आप जरूर कर लें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ईजी है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत ईजी है इसका। दूसरा, उसको ढंग से कर लें। और एक टॉपिक और रह जाता है जहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट। बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू √n इंटू में n+2। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है तो बस आप उस कंपाउंड के अंदर ये फाइंड कर लें कि उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितने उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे कि हमारा NiCl4 2 नेगेटिव है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो सबसे पहले बच्चों हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सेंट्रल मेटल आयन का। x माना, Cl पे कितना चार्ज, -1, तो -1 इंटू 4, -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू आ गया +2। तो निकल पे चार्ज कितना है, +2। उसके बाद निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आपको पता है कौन से नंबर पे आता है, सचिन, मैंने आपको याद कराया हुआ है, इसका तरीका बताया हुआ है किस तरह से इनका किस तरीके से हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सचिन टाई वाला क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतो, जौन से भी नंबर पे आता है, सचिन टाई वाला क्रिकेट में फिर कोई नया मतलब निकल, मतलब 8वें नंबर पे आ रहा है ये, आप देख सकते हैं यहाँ से काउंटिंग करके 8वें नंबर पे आ रहा है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया 3d8 4s2, निकल का 3d8 4s2। लेकिन इस पर चार्ज कितना आया है, इस पर चार्ज हमारा +2 आया है, तो निकल 2 पॉजिटिव कर देंगे, 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे इसमें से, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, 4s से निकलते हैं, पहले आपको बताया हुआ है। तो 3d8 4s0। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो डी ब्लॉक वाला इसका पूरा का पूरा मेरे वीडियो देख ले जाके, उसमें आपको समझ में आ जाएगा इसी चैनल के ऊपर। तो ये 3d8 हमारा 4s0 हो जाएगा। तो 3d8 4s0 में आप क्या बनाएंगे, इसका डी ब्लॉक 3d8 4s0 हो गया, तो 3d8 बनाना है। तो 3d8 बनाएंगे तो बच्चों कैसा बनेगा, आप देखें डी में 5 बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3d8 बन गया, क्योंकि हमारा 3d8 ही बचा था। अब आप इसके अंदर देखेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है बस। ये इसका मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 2 आ गई। तो 2 आ गई तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, n की जगह पर 2 इंटू में 2 + 2, तो ये आ जाएगा √8, मतलब 2 बोहर मैग्नेटॉन, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड कर सकते हैं जो 1 मार्क के अंदर पूछा जाता है। तो अगर मैं ऑर्डर वाइज बोलूँ तो बच्चों सबसे ज़्यादा इसमें से पूछा जाता है, एक तो IUPAC नोमेनक्लेचर तो आएगा ही आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर इससे पूछा जाता है आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है, तीसरे नंबर पे आपसे पूछा जाता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हाइब्रिडाइजेशन या फिर शेप पूछी जाती हैं, और चौथे नंबर पर आपसे पूछा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, और 5वें नंबर पे आपसे पूछा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये बच्चों इन्हीं जो मैंने टॉपिक बताए इन्हीं के अंदर से ज़्यादातर 99.9% 1 मार्क का क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बन जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ केमिस्ट्री के अंदर 1 मार्क क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है तो उसके भी 3 पार्ट्स बन के आते हैं 1 मार्क के। तो ये इसलिए सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार ये पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इनको ढंग से कर लीजिएगा। अगर आपको D&F ब्लॉक का करना है, D&F ब्लॉक का टॉपिक पढ़ना है जिस कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है या फिर उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसका भी मैंने लिंक इस डिस्क्रिप्शन में इसके अंदर दे दिया है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं जिसने पढ़ लिया है। थैंक यू वेरी मच।